15 अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभर रहा था। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था, लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन उस रात वो एक मुल्क नहीं था, बल्कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ एक ऐसा महल था जिसका गिरना तय था। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते एक ऐसी साजिश कर गए थे जिसका फटना तय था। उन्होंने कहा था, हर राजा आजाद है, चाहे इंडिया को चुनो, चाहे पाकिस्तान, या अपना अलग देश बना लो। जी हाँ, उस वक्त हिंदुस्तान में 565 अलग अलग रियासतें थीं, अलग राजा, अलग करेंसी, अलग फौज। इमेजिन कीजिए, अगर आज दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको 4 बार पासपोर्ट दिखाना पड़ता, अगर हैदराबाद पाकिस्तान का दोस्त होता और जोधपुर में पाकिस्तान का झंडा ले रहा होता, उस वक्त इंडिया का टूटना तय था। यूरोप की तरह इसके भी टुकड़े होने वाले थे। लेकिन इन 565 राजाओं और दुश्मनों के बीच एक 72 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके पास ना तो बड़ी फौज थी, ना ही खजाना। बस उसके पास एक चीज थी, एक जिद। वो शख्स जिसे हम आयरन मैन कहते हैं, सरदार पटेल। आज हम डिकोड करेंगे कैसे इस शख्स ने बिना बड़ी जंग लड़े दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या वो सिर्फ गांधी के फॉलोवर थे, या वो एक ऐसा रूटलेस चेस मास्टर था जिन्होंने जिन्ना को उन्हीं की गेम में हरा दिया था। सबसे पहला सवाल, ये लौह पुरुष कैसे बने? लोग उन्हें गांधी का फॉलोवर मानते हैं, लेकिन गांधी से मिलने से पहले पटेल कौन थे? एक हाई प्रोफाइल बैरिस्टर, और सबसे बड़ी बात, एक ब्रिज चैंपियन। सरदार पटेल ताश के एक खिलाड़ी थे, और ये खेल वही जीत सकता है जिसे पता हो कि कब कौन सा पत्ता फेंकना है और कब अपोनेंट को ब्लफ करना है। यानी वो एक गैम्बलर माइंडसेट वाले इंसान थे, और उन्होंने 1947 में उस चीज को यूज किया। इनकी आयरन विल का सबूत इन्हीं के बचपन में मिलता है। एक बार इन्हें थोड़ा हो जाता है। हकीम ने कहा, गरम लोहे की सलाख से दागना पड़ेगा, पर हकीम डर रहा था कि बच्चा है, चिल्लाएगा। उस नन्हे लड़के ने हकीम के हाथ से गरम रोड छीन ली और बिना एक आवाज निकाले, बिना एक आंसू बहाए, खुद अपने हाथ से वो फोड़ा दाग दिया। यही वो पेन टॉलरेंस था जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। जब सामने निजाम और जिन्ना जैसे दुश्मन खड़े थे, पटेल की आंख कभी नहीं झपकी थी। 1947 कांग्रेस सेशन, अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि वो जाएंगे। सवाल था कि आजाद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। रूल सिंपल था, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा वही पीएम होगा। 15 कांग्रेस कमेटी ने वोट किया। रिजल्ट क्या था? 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। पार्टी चाहती थी कि पटेल पीएम बने, क्योंकि वो रियलिस्ट थे, जबकि नेहरू आइडियलिस्ट। लेकिन फिर गांधी जी ने एंट्री ली। उन्होंने एक छोटी सी पर्ची पटेल की तरफ बढ़ा दी। मैसेज साफ था, नेहरू के लिए हट जाओ। उस वक्त सरदार पटेल के पास 2 रास्ते थे, या तो पीएम बन जाएं या अपने गुरु की बात माने। उन्होंने एक पल नहीं लगाया, नॉमिनेशन वापस ले ली। उन्होंने कुर्सी दे दी ताकि वो मुल्क बचा सके। नेहरू पीएम बनते हैं और पटेल ने संभाली होम मिनिस्ट्री, वो हथियार जिससे उन्होंने इंडिया को जोड़ा। पटेल के सामने चुनौती थी 565 रियासतों को मिलाना। उन्होंने अपने राइट हैंड वीपी मीनन को हर राजा के पास भेजा और वीपी मीनन से कहा, सबको प्यार से समझाओ, अगर ना माने तो मेरे पास आने को कहो। पॉलिसी बहुत सिंपल थी, प्यार या डंडा। जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह एक जवान इंसान था, जिन्होंने उन्हें ब्लैंक चेक का ऑफर दिया। राजा का मन डोलने लगा। जब वीपी मीनन वहां गए तो राजा ने गुस्से में मीनन के सर पर पिस्टल रख दी और कहा, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरूंगा। सोचिए, एक सिविल सर्वेंट के ऊपर बंदूक है। मीनन ने पटेल को फोन लगाया। पटेल ने दिल्ली से बस इतना मैसेज भेजा, अगर जोधपुर पाकिस्तान गया तो वहां की प्रजा जो हिंदू है वो बगावत कर देगी और हम फिर शांत नहीं बैठेंगे। राजा समझ गया कि पटेल से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। जोधपुर इंडिया में आ गया, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। जूनागढ़ का नवाब मोहब्बत खान बड़ा अजीब आदमी था। उसे कुत्तों का शौक था। 800 कुत्ते पाल रखे थे। उसने अनाउंस किया, हम पाकिस्तान जाएंगे।
पटेल ने उसके साथ कोई मीटिंग नहीं की, बस एक काम किया, जूनागढ़ का दाना पानी बंद कर दिया, फौज को भेजकर घेर लिया। नवाब साहब इतना डर गए कि अपनी बेगमों को छोड़कर अपने कुत्तों को प्लेन में भरकर पाकिस्तान भाग गए और इस तरह जूनागढ़ भी हिंदुस्तान में मिल गया। हैदराबाद ये हिंदुस्तान के पेट में एक कैंसर की तरह था और ये सबसे बड़ा विलन था। हैदराबाद का निजाम दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास अपनी फौज थी और रजाकार नाम के गुंडे थे जो कहते थे हम लाल किले पर झंडा लहराएंगे। नेहरू डर रहे थे, यूएन जाने की बात कर रहे थे, लेकिन पटेल ने कहा हैदराबाद इंडिया के पेट में एक कैंसर है और कैंसर का इलाज सर्जरी ही होता है। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ। दुनिया को लगा लंबी जंग होगी, लेकिन इंडियन आर्मी के सामने निजाम की अकड़ सिर्फ 108 घंटे में टूट गई। वो निजाम जो कहता था मैं कभी नहीं जुड़ूंगा, पटेल के सामने हाथ बांधकर खड़ा था। लोग कहते हैं पटेल एंटी मुस्लिम थे, गलत, वो प्रो इंडियन थे। इसकी मिसाल है लक्षद्वीप। केरला के पास ये आइलैंड मुस्लिम मेजॉरिटी थे। पाकिस्तान अपने जहाज भेज चुका था कब्जा करने के लिए। पटेल को खबर मिलती है, उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया तेजी से जाओ, वहाँ इंडिया का झंडा गाड़ दो। इंडियन पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ पे तिरंगा लहराती है। आधे घंटे बाद पाकिस्तानी जहाज वहाँ पहुँचते हैं। झंडा देखकर वो वापस लौट जाते हैं। अगर उस दिन पटेल एक्शन लेने में थोड़ी देर कर देते तो आज लक्षद्वीप पर पाकिस्तान का झंडा होता। लेकिन कश्मीर एक ऐसा घाव है जो आज तक रस रहा है। पटेल ने नेहरू को वार्न किया था, यूएन मत जाओ। कश्मीर नेहरू का था, नेहरू ने कश्मीर अपने पास रखा। पटेल ने बाकी 560 रियासतें संभाली। रिजल्ट आपके सामने है, बाकी इंडिया एक है, लेकिन कश्मीर आज भी मुद्दा है। पटेल सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, कल्चर यूनिटी भी चाहते थे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाया, ये कहकर कि ये इंडिया का स्वाभिमान है। लेकिन उनका एक रूप लॉ एंड ऑर्डर वाला भी था। गांधी की हत्या के बाद उन्होंने ही आरएसएस पर बैन लगाया था ताकि माहौल शांत रहे। 1950 में जब इस लौह पुरुष की मौत हुई तो उनके बैंक अकाउंट में क्या था? करोड़ों की रियासतों को हिंदुस्तान को देने वाले पटेल के पास सिर्फ कुछ हजार रुपए थे। इनकी बेटी के पास अपना घर तक नहीं था। उन्होंने मुल्क के लिए सब कुछ दे दिया था। आज गुजरात में खड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, लेकिन सच ये है कि सरदार पटेल का कद इस मूर्ति से भी कई ज्यादा बड़ा है। सोचिए, अगर पटेल ना होते तो क्या होता? शायद आज हमें कश्मीर जाने के लिए वीजा चाहिए होता और शायद हैदराबाद में पाकिस्तानी करेंसी चल रही होती। पटेल ने हमें एक मुल्क दिया। अगर आपको ये अनटोल्ड स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही कैरेक्टर को डिकोड करने वाले हैं।